हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अ टेल ऑफ वेलर, मतलब वीरता की एक गाथा। इट इज अबाउट मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली अ ट्रिब्यूट टू मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द रोल ही प्लेड इन द बैटल ऑफ बडगाम। बडगाम जो है वो कश्मीर का एक छोटी सी जगह है जहां पे ये बैटल हुई थी। एंड मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया, उनका ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन था कि उनको इस बैटल के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो लेट्स रीड। तो हमको ये तो पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश रूल करते थे तो इंडिया का कुछ पार्ट ऐसा था जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर था, है ना। मतलब पूरा का पूरा वहां पे जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स का ही था। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी थी कि वहां पे जो वहां के राजा थे या जो नवाब्स थे, ठीक है, उनका और ब्रिटिशर्स का कुछ इस तरीके का पावर डिवीजन था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स के जो भी लीडर्स थे, राजा थे, किंग थे या फिर नवाब्स थे, इनके पास ये राइट था कि दे कुड चूज कि वेदर उनको अलग रहना है या उनको इंडिया के साथ आना है या उनको पाकिस्तान के साथ जाना है, ठीक है। तो इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स में से एक स्टेट थी कश्मीर, ठीक है। और यहाँ के राजा थे महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि हमको कहीं नहीं जाना है, ना तो हमें पाकिस्तान के साथ जाना है ना हमें इंडिया के साथ जाना है, वी विल रिमेन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिनों में ही यहां से पाकिस्तान से अटैक्स होने शुरू हो गए, ठीक है। पाकिस्तान ये चाहता था कि ये जो कश्मीर का इलाका है ये पाकिस्तान में हम लोग एनेक्स कर लें, अटैच कर लें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ के ट्राइबल्स को पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेन किया और यहां से अटैक्स करने शुरू कर दिए, ठीक है ना। और एक ऑपरेशन लॉन्च किया, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग, ठीक है, जिसके तहत वो ये चाहते थे कि जो कश्मीर वैली है वो पाकिस्तान में एनेक्स कर ली जाए, ठीक है। तो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी शुड स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है। और जैसे जैसे चैप्टर में अगर कोई ऐसी चीज आएगी जो समझ में नहीं आए वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू वैलियंट। अब ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग समझो, ठीक है। वी आर लर्निंग इंग्लिश थ्रू दीज स्टोरीज, तो इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम में आंसर्स लिखेंगे तो यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स। तो दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर सोमनाथ शर्मा। वैलियंट मीन्स बहुत बहादुर, बहुत वीर। India's first recipient of the Paramveer Chakra, whose name is etched. Etched meaning permanently fixed in someone's memory. So the name of Major Somnath Sharma is permanently etched in the memory of India's citizens. Name is etched in annals of history. ठीक है, हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम उनमें परमानेंटली दर्ज है, ठीक है। हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस स्टैंड एज अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। तो उनकी जो ब्रेवरी और सेक्रीफाइस है, इट सर्व्स एज अ बीकन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीकन? अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। तो वो प्रेरणा स्रोत हैं आगे आने वाले जनरेशंस के लिए। एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म की जहां भी बात चले, चाहे वो नेशनल वार मेमोरियल हो, सोल स्टिरिंग पैट्रियटिक सॉन्ग्स हो, बुक्स हो या स्टोरीज रिकाउंटिंग एक्ट्स ऑफ वेलर और द सेलिब्रेशंस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, हिज मेमोरी इज ऑनर्ड। तो हमेशा उनको याद किया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive, forever ever alive। तो उनका जो ब्रेवरी थी, जो करेज था और डिवोशन अपने नेशन के लिए, वो अमर रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। To the nation remains forever alive, reminding us of the ultimate price paid for our freedom। और हमें ये याद दिलाता रहेगा कि
हमने इस फ्रीडम के लिए क्या प्राइस पे किया है। The serene Kashmir Valley in the shadows of the majestic Himalayas witnessed a tale of extraordinary heroism. तो जो कश्मीर वैली है, जो मेजेस्टिक मतलब ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव हिमालयाज के बीच में है, उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज्म की कहानी को विटनेस किया, ठीक है, उसकी साक्षी बनी। तो दिस इज कश्मीर वैली। सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, इंडियन बॉर्डर्स की इंटेग्रिटी को बचाने की ये कहानी, और उसके लिए जो बलिदान दिया गया उसकी कहानी का साक्षी कौन है? कश्मीर वैली। द डे बिगैन विद द साइलेंस ऑफ अ कोल्ड नवंबर डॉन। तो इट वाज अ कोल्ड नवंबर डॉन, डॉन मीन्स सुबह, नवंबर का महीना था एंड इट वाज अ कोल्ड मॉर्निंग, but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generations to come। ठीक है, तो सुबह बहुत ही साइलेंस के साथ शुरू हुई, लेकिन दिन के अंत तक, दिन के आखिरी तक आते आते ये इकोज ऑफ करेज से भर गई, है ना, बहादुरी की जो गूंज थी उससे भर गई। दैट सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम, और उन्होंने आने वाली जनरेशंस के लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसी गाथा गढ़ी के आने वाली जनरेशंस के लिए हमेशा इंस्पिरेशन बन गई। This is the story of Major Somnath Sharma and the brave men that he led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of guerrilla force trained and backed by Pakistan। तो ये स्टोरी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, और उनके जो उनकी कंपनी थी, है ना, उनकी कंपनी थी जिसको वो लीड कर रहे थे, उसका नाम था डी कंपनी। उसके जो सोल्जर्स थे, बहादुर सोल्जर्स, उनकी कहानी है। और वो एक मिशन पे निकले थे टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट। उनको कश्मीर का जो कैपिटल है ना श्रीनगर, उसका एयरपोर्ट, उसको प्रोटेक्ट करना था फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ गुरिल्ला फोर्स, कि ये गुरिल्ला फोर्स के हाथों में ना पड़ जाए। और ये गुरिल्ला फोर्स मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको के जो स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, और इनको पाकिस्तान की आर्मी का पूरा सपोर्ट था, ठीक है, बैक्ड बाय पाकिस्तान, और ट्रेंड, ये लोग ट्रेंड थे, है ना। तो ये गुरिल्ला फोर्स के हाथों में ना पड़ जाए श्रीनगर का एयरपोर्ट, उसको बचाने के लिए वो लोग वहां पे गए थे। दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ 90 men, तो दिस कंपनी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, डी कंपनी, हैड 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators। ठीक है, तो ये 90 थे। और इन्फिल्ट्रेटर्स का मीनिंग होता है पीपल हु सीक्रेटली इन्वेड, जो कि सीक्रेटली किसी कंट्री में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 500 थे वो लोग who wanted to capture श्रीनगर एंड द कश्मीर वैली, जो कि श्रीनगर और कश्मीर वैली को कैप्चर करना चाहते थे, एंड डिलीवर अ ब्लो टू न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, और न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को एक बहुत बड़ा ब्लो देना चाहते थे, ठीक है। द इवेंट्स that led to Battle of Budgam started in August 1947। तो ऐसी कुछ घटनाएं थी जिन्होंने बैटल ऑफ बडगाम को लीड किया, मतलब कि उनकी वजह से बैटल ऑफ बडगाम हुई, है ना। और ये शुरू हुई अगस्त 1947 में ही शुरू हो गई थी ये सब घटनाएं, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड। और अगस्त 1947 में ही, नाउ दिस क्वेश्चन यू कैन फेस इन योर एग्जाम्स, कि कब शुरू हुआ था ऑपरेशन गुलमर्ग। तो सी द इवेंट्स दैट लेड टू द बैटल ऑफ बडगाम स्टार्टेड इन अगस्त 1947 में ही स्टार्ट हो गया था, जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन गुलमर्ग टू एनेक्स मींस टू टेक पोजेशन ऑफ द कश्मीर वैली, ठीक है। तो तब से ही ये घटनाएं शुरू हो गई, और दीज इवेंट्स लेड टू बैटल ऑफ बडगाम। दिस वाज इन वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट था, ये जो ऑपरेशन गुलमर्ग था ये उसके वायलेशन में था, उसके अगेंस्ट में था, विद हरी सिंह, ठीक है। तो कुछ एग्रीमेंट था विद महाराजा हरी सिंह, उसके वायलेशन में था ये जो ऑपरेशन गुलमर्ग था। द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट, ठीक है। और पाकिस्तान ने उनको कमिट किया था कि वी विल नॉट अटैक जम्मू एंड कश्मीर, but they violated this
agreement. However, instead of honoring the commitment, the Pakistani army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations, including the Srinagar airport. लेकिन इस कमिटमेंट को ऑनर करने की जगह, इस कमिटमेंट का सम्मान करने की जगह पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया कि करीब 1,000 इन्वेडर्स को उन्होंने ट्रेन किया, ठीक है, उनको आर्मी ट्रेनिंग दी और इक्विप किया. इक्विप मतलब कि उनको वेपन्स दिए, ठीक है, इक्विपमेंट दिया वॉर के लिए, ठीक है, लड़ाई के लिए और अटैक के लिए. और ये जो लोग थे ना, ये वहीं के लोग थे, ट्राइबल्स थे, ये तो माउंटेन के ही लोग थे. तो इनको वहां का जो लोकल टेरेन था, कश्मीर का टेरेन कैसा है, माउंटेनी है, ठीक है, तो वहां के पीक्स, पासेस, वहां के रास्ते, वो सब जानते थे ये इन्वेडर्स. जो लोकल टेरेन था उसको अच्छे से जानते थे ये लोग, है ना. एंड उनको घुसा दिया इन्होंने कश्मीर में टू टेक कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट. तो इनका ये प्लान था कि स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उनको हम कैप्चर कर लेंगे, और उसमें एक श्रीनगर एयरपोर्ट भी था. द अल्टीमेट गोल ऑफ their plan was to engineer a revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory. If they had succeeded, it would have allowed them to control strategic mountain passes, peaks and rivers. तो उनका जो अल्टीमेट गोल था वो ये था कि हम कश्मीर में घुस जाएं, वहां एक विद्रोह की स्थिति, रिवोल्ट की स्थिति पैदा कर दें, ताकि वहां की जो सरकार है उसको हम रिमूव करके वो जो पूरी कश्मीर वैली है उसको पाकिस्तान के साथ एनेक्स कर दें. और इफ दे हैड सक्सीडेड, अगर वो सक्सीड हो जाते, अगर उनको सक्सेस मिल जाती, इट वुड हैव अलाउड देम टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस, पीक्स एंड रिवर्स. ठीक है, तो इन सब पे उनकी कंट्रोल आ जाता है ना, स्ट्रेटेजिक पासेस, पीक्स और रिवर्स पे. ऑन 22 अक्टूबर, तो 22 अक्टूबर 1947 ऑपरेशन गुलमर्ग वाज लॉन्च्ड एंड दीज इन्फिल्ट्रेटर्स इन्वेडेड कश्मीर, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947. तो 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया गया था, और ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे इन्होंने कश्मीर को इन्वेड करना चालू किया, जिसकी वजह से ये जो प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, ये 26 अक्टूबर 1947 को इट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया. इन रेस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन, और इस इन्वेजन के रेस्पॉन्स में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट इट्स ट्रूप्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपने ट्रूप्स सेंड किए, आर्मी के ट्रूप्स सेंड किए टू डिफेंड द पीपल ऑफ कश्मीर एंड इंडियाज बॉर्डर्स ऑन 27 अक्टूबर 1947. ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट बन गया. राजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि हम भारत का पार्ट बनेंगे, ठीक है. और 27 अक्टूबर 1947 को ही इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेज दिए कश्मीर, ताकि वो कश्मीर की और इंडियन बॉर्डर्स की, फिर तो कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया, तो वहां की रक्षा कर सकें. ठीक है, इसलिए ये जो 27 अक्टूबर 1947 है, इसको हम इन्फेंट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, इन्फेंट्री क्या होती है, जो पैदल सेना होती है ना, उसको इन्फेंट्री बोलते हैं. तो ये फर्स्ट था जब इन्फेंट्री कहीं गई थी. ठीक है, तो 27 अक्टूबर 1947 इसको 27 अक्टूबर को हम इन्फेंट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in a good condition. अब क्या हुआ कि कई सारे ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर पहुंचाया गया, लेकिन उनको एयरलिफ्ट किया गया, है ना, एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि जो वहां तब का एग्जिस्टिंग रूट जो था, जो इंडिया के अंदर था कश्मीर जाने का, ठीक है, बाकी रूट जो थे वो पाकिस्तान हो करके थे. एक रूट था जो इंडिया में ही था, जिस रूट को फॉलो करके दिल्ली से कश्मीर जा सकते थे, लेकिन वो रूट बहुत अच्छी हालत में नहीं था, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, और पाकिस्तान वाला रूट हम फॉलो नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि दिल्ली से सोल्जर्स को, ट्रूप्स को
बाई एयर लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, बाई एयरक्राफ्ट हम उनको कश्मीर भेजेंगे। बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट, जो लैंड रूट था कश्मीर के लिए वाया पठानकोट, वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। ऑन 31 अक्टूबर, फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर को द डी कंपनी ऑफ 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं, तो ये जो डी कंपनी थी 4th बटालियन कुमाऊं की रेजिमेंट की, 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट की, अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, was also flown into Srinagar, ये भी गए by aircraft, they were flown to Srinagar। at that time Major Somnath Sharma's left hand was in plaster, और उस टाइम पे मेजर सोमनाथ शर्मा का एक हाथ प्लास्टर में था, he had some injury and so he had one hand in plaster, but he insisted on being with his company while in combat। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि मेरी कंपनी जब कॉम्बैट में होगी, जब बैटल में होगी, ठीक है, तो मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। He knew that this mission would be very challenging, उनको पता था कि ये जो मिशन है ये बहुत चैलेंजिंग है, and told his senior officers, और उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को कहा, I know my men better than anyone else, मैं अपने सोल्जर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, इतने अच्छे से उन्हें कोई नहीं जानता। And if they are going into action, और अगर वो किसी भी तरीके के एक्शन में जाते हैं, मीन्स बैटल में जाते हैं, they are not going in without me, तो वो मेरे बिना नहीं जाएंगे। These words highlighted his commitment to his men and his country, और ये जो उनके वर्ड्स हैं, इनसे हमें ये पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा कमिटेड थे अपने टीम के लिए और अपनी कंट्री के लिए। बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर, तो जब वो श्रीनगर आए थे उससे पहले, देयर हैड बीन अनफाउंडेड र्यूमर्स, तो कुछ र्यूमर्स थे, अनफाउंडेड मीन्स नॉट बेस्ड ऑन रीजन और फैक्ट्स, ऐसे र्यूमर्स थे जिनका बेसिस कोई नहीं था, ठीक है ना, ऑफ ट्राइबल मूवमेंट टुवर्ड्स द विलेज ऑफ बड़गाम, तो ऐसे र्यूमर्स थे कि जो ट्राइबल मूवमेंट है, ठीक है, जो इन्वेडर्स हैं वो बड़गाम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस र्यूमर का कोई बेसिस नहीं था। लेस देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट, और ये जो बड़गाम की जगह थी ये श्रीनगर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी, और ये र्यूमर्स थी कि बड़गाम की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो इन्वेडर्स हैं। द विलेज वाज ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड देन द एयरफील्ड, और ये जो विलेज था बड़गाम का, ये एक हायर ऑल्टीट्यूड पे था देन एयरफील्ड, तो एयरफील्ड जो था जहां पे कि प्लेन्स उतरते थे वो एक लोअर ऑल्टीट्यूड पे था, विलेज थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे था, ठीक है। एंड एक्सेस वाज थ्रू द विलेज, और एक्सेस क्या थी, मतलब जैसे अगर इधर से इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं तो ये बड़गाम है और ये एयरफील्ड है, अगर उनको एयरफील्ड पे कब्जा करना है तो बड़गाम के थ्रू उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। higher altitude than the airfield and the access was through village, hence it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving via air, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन फोर्सेस के लिए कि वो इस एरिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, तो जिससे क्या हो सके, जो एयरफील्ड है, जो एयर के थ्रू वहां से ट्रूप्स आ रहे हैं इंडिया से, ठीक है, मतलब कि दिल्ली से ट्रूप्स आ रहे हैं और बाकी जो सप्लाईज आ रही हैं, ठीक है, वो आती रहे, क्योंकि और कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, वाया रोड हम जा नहीं सकते कश्मीर, और अगर एयरफील्ड पे कब्जा कर लिया तो फिर सोल्जर्स जा नहीं सकते, दूसरी सप्लाईज भी जा नहीं सकती कश्मीर तक, ठीक है। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एयरफील्ड का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, इसलिए उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना था। In reality, the enemy had started arriving in Budgam in small groups to avoid detection. तो रियलिटी क्या थी कि वो जो र्यूमर्स थे ना कि बड़गाम की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो एक साथ नहीं बढ़ रहे थे, वो स्मॉल ग्रुप्स में बढ़ रहे थे, ठीक है। दे हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बड़गाम इन स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्होंने आना शुरू कर दिया था टू अवॉइड डिटेक्शन, ताकि उनको कोई डिटेक्ट ना कर सके, उनका अराइवल कोई डिटेक्ट ना कर सके। On 3 November 1947,
तो फिर वो दिन आया 3 नवंबर 1947. Several companies, including Major Somnath Sharma's D Company, were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी और बाकी कुछ कंपनियों को भेजा गया इस एरिया में पेट्रोल करने के लिए, है ना, और यहाँ के थ्रेट्स असेस करने के लिए. मतलब उनको ये बोला गया कि आप ये देख करके आइए, निगरानी रखिए, ठीक है. पेट्रोल मीन्स गश्त लगाना, ठीक है. तो वहां पे गश्त लगाइए और ये आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे कोई थ्रेट्स तो नहीं है जो इमर्ज हो रहे हैं इस एरिया में, ठीक है. बडगाम एंड अराउंड टिल द एयरफील्ड. थ्रू आउट द डे द वैली वाज ईरिली साइलेंट. तो पूरे दिन कश्मीर की वैली ईरिली साइलेंट थी. ईरिली मीन्स इन अ स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे, ठीक है. ईरिली साइलेंट थी. अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन. तो फिर आफ्टरनून तक कंपनी को ये बोला गया कि आप लोग लौट आइए. डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वाज द लास्ट एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM. तो जो डी कंपनी थी कि वो उसको लास्ट में जाना था, है ना, और वो दिल्ली 2 बजे तक आने वाले थे. व्हेन द एनिमी कौन था? ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स अंडर द कमांड ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, ये पाकिस्तानी आर्मी के कमांड में काम कर रहे थे. सॉ दैट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर लेफ्ट बिहाइंड इन बडगाम, दे अटैक देम. ठीक है. तो जब उन्होंने देखा कि अब एक छोटा सा ही ग्रुप बचा है, ये जो डी कंपनी थी, छोटा सा ही ग्रुप बचा है, तो उन्होंने सोचा कि हम इन पे अटैक कर दें, ठीक है. तो उन्होंने उन पे अटैक कर दिया. Their initial attack was met with stiff resistance by Major Somnath and his men. तो उनका जो इनिशियल अटैक था वो मेजर सोमनाथ और उनके जो लोग थे, उनके जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उनको बहुत करारा रेजिस्टेंस दिया, है ना, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया. However, Major Somnath correctly visualized that the first attack was just a distraction. लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा ने ये असेस कर लिया था कि ये जो फर्स्ट अटैक है ना, ये केवल डिस्ट्रैक्शन है, इससे बड़ा अटैक होगा. शॉर्टली देयर आफ्टर अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड, ठीक है. और उसके थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा बड़ा अटैक एक दूसरी तरफ से किया गया. बाय देन मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स, ठीक है. तो 90 मेन वर्सेस 500 इन्वेडर्स, मतलब एक जो सिपाही है वो कम से कम 5-6 लोगों से लड़ रहा है. The Pakistani invaders sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas. तो पाकिस्तानी इन्वेडर्स का क्या गोल था कि श्रीनगर एयरफील्ड को अपने कब्जे में ले लें और उसके सराउंडिंग एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया जाए. It was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcements arrived. तो मेजर सोमनाथ शर्मा ये समझ गए थे कि श्रीनगर टाउन को बचाना, वहां का एयरपोर्ट और उसके सराउंडिंग जो वैली है उसको बचाना थोड़ा मुश्किल रहेगा जब तक कि रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ जाते, ठीक है, हेल्प नहीं आ जाती, मतलब और सोल्जर्स नहीं आ जाते हैं. आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स. तो उन्होंने सिचुएशन को थोड़ा असेस करने के बाद अपने हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट की कि एयर स्ट्राइक्स की जाएं, है ना, कि एयरफोर्स को भेजिए ताकि एनईबी पे कुछ एयर स्ट्राइक्स की जाएं. He bravely laid out ground panels to guide the aircraft towards their target. तो उन्होंने ओपन बैटल फील्ड में ग्राउंड पैनल्स लेआउट किए, ठीक है. ग्राउंड पैनल्स इसलिए लेआउट किए जाते हैं क्योंकि जब एयरक्राफ्ट आएगा, ठीक है ना, तो उसको ये पता चले कि हमको कहां पे स्ट्राइक करना है. द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स, ठीक है. तो एरियल अटैक्स सक्सेसफुल रहे इन्वेडर्स को हिट करने में, बट दे स्टिल आउटनंबर्ड डी कंपनी. लेकिन अभी भी इन्वेडर्स बहुत ज्यादा थे डी कंपनी के लोगों से. आउटनंबर्ड मींस वर ग्रेटर इन नंबर, ठीक है, बाय ऑलमोस्ट 7-1, ठीक है. अब भी रेशियो कितना था कि उनके 7 लोग और हमारे 1 सोल्जर, मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी का 1 सोल्जर, उनके 7 लोग, इस रेशियो में लड़ रहे थे. The attack on the positions occupied by Major Somnath's men continued. और attacks invaders की तरफ से continued रहे.
Vastly outnumbered and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolute. तो इतने ज्यादा आउटनंबर्ड थे वो, और दे वर फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, मतलब कि हर तरफ से बुलेट्स और गोला बारूद हर तरफ से आ रहे थे, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सोल्जर्स बहुत डिटर्मिनेशन के साथ वहां पर खड़े रहे, वो लोग लड़ते रहे. दिस एयर वॉज थिक विद द साउंड द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल. तो हर तरफ गोलियों की आवाजें थी और क्राइज ऑफ बैटल, ठीक है, जो वॉर क्राइज होते हैं अलग अलग सोल्जर्स के, वो नारे लगा रहे थे. बट मेजर सोमनाथ शर्मा's वॉइस कट थ्रू द chaos. लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की वॉइस उस सब chaos को कट करते हुए, चीरते हुए, अर्जिंग हिज मैन टू फाइट विद टेनेसिटी एंड वेलर. ठीक है, और अपने सोल्जर्स को वो बोल रहे थे कि तुमको लड़ना है विद टेनेसिटी, मीन्स डिटर्मिनेशन के साथ और वीरता के साथ तुमको लड़ना है. Despite heavy casualties and his own injuries, तो काफी कैजुअलिटीज हो चुकी थी, काफी सोल्जर्स मारे जा रहे थे, बहुत हेविली इंजर्ड थे कुछ सोल्जर्स, और उनको खुद भी इंजरीज हुई थी. मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, और उन्होंने क्या डिस्प्ले किया? अनपैरेलल्ड ब्रेवरी मींस अनमैच्ड, ऐसी वीरता थी जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती. He moved fearlessly through the battlefield. वो battlefield में fearlessly move कर रहे थे. Directing fire, filling magazines, ठीक है, अपने लोगों को वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, मैगजीन्स फिल कर रहे थे अपने सोल्जर्स के लिए, फॉर हिज गनर्स, एंड एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड. और एनकरेज कर रहे थे अपने सोल्जर्स को, मोटिवेट कर रहे थे कि यू हैव टू होल्ड योर पोजीशन. देन However, as the battle progressed, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, डी कंपनी began running out of ammunition. तो डी कंपनी के पास एम्यूनिशन कम होने लगा. अ सप्लाई ऑफ बुलेट, शेल्स एंड एक्सप्लोसिव्स. एम्यूनिशन का मीनिंग है, ठीक है, कि उनकी बुलेट, शेल्स और एक्सप्लोसिव कम होने लगे. When Major Somnath Sharma informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back. जब उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि हमारे पास एम्यूनिशंस कम हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाइए, आप पीछे हट जाइए. ठीक है, अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवेयर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन. ही रेस्पॉन्डेड विद द वर्ड्स, और उन्होंने कहा द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस. एनिमी हमसे केवल 50 yards दूर है. ठीक है, 50 yards का डिस्टेंस बहुत ही कम डिस्टेंस होता है. वी आर हेविली आउटनंबर्ड, और हम लोग हेविली आउटनंबर्ड हैं. वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, और हम लोग डिवास्टेटिंग फायर के अंडर हैं. आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा. बट विल फाइट टू द लास्ट मैन, और जब तक मेरे पास लास्ट मैन है एंड द लास्ट राउंड और लास्ट बुलेट है, तब तक मैं ये फाइट कंटिन्यू करूंगा. Just a few minutes later, when he was crouched in a trench next to a machine gun operator, in order to help him load the gun, his position was hit by a mortar shell, killing him instantly. तो इसके बाद वॉर तो कंटिन्यूड था, और वो बैठे हुए थे एक ट्रेंच में, नाली टाइप की खोदते हैं ना जो लोग लड़ने के लिए, वहां से छुप के वो लोग बुलेट चला सकते हैं. तो वहां पे अपने गनमैन के लिए वो लोड कर रहे थे उसकी गन, ठीक है, मशीन गन, और वहां पे एक एनिमी का मोटर शेल आके गिरा और वो वहां पे शहीद हो गए. डिस्पाइट लूजिंग देयर मेजर, तो अपने मेजर को अब इस कंपनी ने खो दिया, अपने लीडर को. एंड फेस्ड विद द ओवरवेलमिंग न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी, और दुश्मन के लोग उनसे कहीं ज्यादा थे नंबर में, of the enemy, the heroic actions of late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by the enemy. तो उसके बाद भी जो मेजर सोमनाथ शर्मा की हीरोइक डीड्स थी, उनसे इंस्पायर्ड थे उनके जो सोल्जर्स थे, और उन सोल्जर्स ने 6 hours तक एनिमी को रोक कर रखा.
ठीक है, बाय देयर ब्रेव रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड टाइम फॉर रीइंफोर्समेंट्स टू अराइव। और ये जो इन्होंने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, इसकी वजह से रीइंफोर्समेंट्स आ गए, उनको टाइम मिल गया, रीइंफोर्समेंट्स को आने का टाइम मिल गया, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर। ठीक है, तो पंजाब रेजिमेंट से सोल्जर्स आ गए श्रीनगर में। द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मेन थॉरोली डिमोटिवेटेड द एनिमी। तो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके लोगों की जो हीरोइक डीड्स थी, उन्होंने एनिमी को डिमोटिवेट कर दिया। कॉजिंग मोर देन 300 कैजुअलिटीज, उनकी भी मोर देन 300 कैजुअलिटीज हुई, इंक्लूडिंग इंजरिंग देयर लीडर, और उनका जो लीडर था वो भी इंजर्ड हो गया था। इन मेनी सिग्निफिकेंट वेज डी कंपनी सेक्रीफाइस एंड मेजर सोमनाथ लीडरशिप सेव श्रीनगर फॉर इंडिया। और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो मेजर सोमनाथ की कंपनी थी, डी कंपनी, और उनके लीडर मेजर सोमनाथ शर्मा का जो सेक्रीफाइस था, उन्होंने श्रीनगर को इंडिया के लिए बचा लिया। द 4 कुमाऊं बटालियन वाज अवॉर्डेड द बैटल ऑनर। ठीक है, तो 4 कुमाऊं बटालियन जो थी उनको बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द यंग एज ऑफ 24। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जब शहीद हुए, जब उन्होंने अपनी जान दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया अपने देश पे, तब वो केवल 24 ईयर्स के थे। फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्स्पिकुअस ब्रेवरी, तो ये जो नोटिसेबल ब्रेवरी थी, उनके इस एक्ट के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, पीवीसी। His citation reflects his heroism, patriotism, and courage. He was the first recipient of PVC awarded posthumously. ठीक है, posthumously means कि उनकी डेथ के बाद उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो उनका जो साइटेशन है, ठीक है, वो हीरोइज्म, पैट्रियटिज्म और करेज दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, फॉर गैलेंट्री एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस। तो परमवीर चक्र उनको मिला था गैलेंट्री एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए। We have delved into how the events of 3 November 1947, तो कब शहीद हुए थे मेजर सोमनाथ शर्मा? 3 नवंबर 1947 को। ठीक है, और ये बैटल ऑफ बडगाम कब हुई थी? 3 नवंबर 1947 को। Played out, it is also worth knowing more about the early life of Major Somnath and the events that led him to make the ultimate sacrifice for the nation। तो ये बोल रहे हैं कि हमको ये भी जानना चाहिए कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी रही मेजर सोमनाथ शर्मा की, और उनके अंदर ये वैल्यूज कैसे आई अल्टीमेट सेक्रीफाइस देने की नेशन के लिए। तो ये उनके अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923, तो 31 जनवरी 1923 को वो पैदा हुए इन द पिक्चरिस्क टाउन ऑफ दाद। तो बहुत ही खूबसूरत टाउन है दाद इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, वहां पर वो पैदा हुए थे। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद रिच मिलिट्री लेगेसी। ठीक है, उनकी जो फैमिली थी, उनकी एक रिच मिलिट्री लेगेसी थी। लेगेसी मीन्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस पास डाउन फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व्ड द नेशन विद डिस्टिंक्शन। तो उनके जो फादर थे वो मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे, वो भी मिलिट्री में थे और उन्होंने भी देश की बहुत सेवा की थी। यंग सोमनाथ वाज आल्सो डीपली इंस्पायर्ड बाय द वेलरस टेल्स ऑफ द महाभारत इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर। और उनके अंदर ये वैल्यूज इसलिए भी आई क्योंकि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो हमेशा उनको महाभारत की टेल सुनाते थे, वीरता की गाथाएं सुनाते थे। From his early education at Sherwood College, Nainital, to his rigorous training at the Royal Military College, Sandhurst, Major Somnath Sharma's life was a testament to discipline and dedication। तो उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई थी, और जो रिगरस ट्रेनिंग थी, मिलिट्री ट्रेनिंग, वो रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में हुई थी। और उनकी जो लाइफ है वो एक टेस्टामेंट है, वो एक प्रमाण है। किसका प्रमाण? डिसिप्लिन और डेडिकेशन का प्रमाण। ठीक है, एविडेंस, टेस्टामेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस और प्रूफ। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एंड यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन योर एग्जाम।
कमीशनड इनटू द 8th Battalion 19 हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942, ठीक है। फिर वो मिलिट्री में कमीशन होगा 19 हैदराबाद रेजिमेंट, 1942 में वो कमीशन हुए थे मिलिट्री में। ही सर्व विद डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन अराकन कैंपेन इन बर्मा। तो वर्ल्ड वॉर 2 में अराकन कैंपेन हुआ था बर्मा में, उसमें भी उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी। अर्निंग मेंशंस इन डिस्पैचेस फॉर हिज ब्रेवरी। तो डिस्पैचेस मींस ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑन मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। तो उनका मेंशन वहां पे भी हुआ था, ठीक है, उनकी बहादुरी के लिए, वीरता के लिए। However, it was during the Indo-Pakistan War of 1947-1948, लेकिन ये जो बैटल ऑफ बडगाम थी, इंडो पाक जो ये बैटल थी 1947 और 1948 वाली, particularly in the Battle of Budgam, that the legacy of Major सोमनाथ शर्मा was truly forged, ठीक है। उनकी जो लेगेसी थी वो ट्रूली बहुत स्ट्रांग हो गई। The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor and patriotism. तो लाइफ और सेक्रीफाइस जो है मेजर सोमनाथ शर्मा का, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं, आइडियल्स ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पैट्रियटिज्म। ही हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स अलाइक। तो वो चाहे वो सोल्जर्स हो इंडिया के, चाहे वो सिटीजन्स हो इंडिया के, सबके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे हमेशा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिज स्टोरी इज अ रिमाइंडर ऑफ सैक्रिफाइसेस मेड बाय काउंटलेस मेन and women in defense of the motherland and highlight the profound sense of duty that inspired them, ठीक है। उनकी जो स्टोरी है वो एक रिमाइंडर है कि काउंटलेस मेन और वुमेन ने सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है, अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए, और उनकी जो प्रोफाउंड मीन्स डीप सेंस ऑफ ड्यूटी है उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। देन ये साइटेशन है, जिस साइटेशन की बात हो रही थी कि उनका जो साइटेशन है वो करेज, डिवोशन, ब्रेवरी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये एक साइटेशन जो है एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। देन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, इन द क्वाइट ऑफ द कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली बिल्कुल शांत है। वेयर द इकोज ऑफ दी कंपनीज बैटल विद इन्फिल्ट्रेटर्स हैव लॉन्ग सिंस फेडेड। अब जो वहां की जो इकोज हैं डी कंपनी के सोल्जर्स की, जो इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ उनका जो बैटल थी वो फेड होने लगे हैं। द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा रिमेन्स अ बीकन ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। लेकिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी है वो आज भी प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए। करेज और सेक्रीफाइस से भरी हुई उनकी ये जो कहानी है। His valor ensured that the tricolor would continue to fly over श्रीनगर। उनकी वीरता थी जिसने ये सुनिश्चित किया, जिसने ये इंश्योर किया कि हमारा ट्राइकलर, हमारा तिरंगा श्रीनगर के ऊपर लहराता रहेगा। And his name is forever etched in the golden pages of India's military history. The life and legacy of Major Somnath Sharma stand as a poignant reminder of the price of freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it. तो जो लाइफ और लेगेसी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, वो एक थोड़ा सैड रिमाइंडर है, ठीक है, कि हमने अपनी आजादी को बचाने के लिए क्या क्या प्राइस पे किया है। His story, marked by selflessness and bravery, will continue to inspire and guide generations to come, ensuring that his sacrifice is never to be forgotten. His name is etched on honor wall of National War Memorial. तो उनका जो नाम है वो नेशनल वॉर मेमोरियल की जो ऑनर वॉल है वहां पर एच्ड है, कि यू कैन सी मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, और ये उनके मेडल्स हैं, मेडल ऑफ ऑनर, ठीक है। एंड एक पिक्चर है ये वाली, आई हैव गॉट इट फ्रॉम समवेयर। इसमें आप देख सकते हो कि मेजर सोमनाथ शर्मा हैज हिज वन हैंड इन प्लास्टर बट स्टिल ही इज स्टैंडिंग,
on his ground. Okay, so this was the story of Major Somnath Sharma and Battle of Padgam. I hope that you have understood it thoroughly and you will do good in your exams. If you like this lesson, please hit the like button. Also share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.